हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन को इस बार लगने वाली है ताइवान से भी ज्यादा मिर्ची। जी हां, भारत अब करने जा रहा है बहुत बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, आप भी सुनकर हो जाएंगे हैरान। और साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर रोहिंग्या से परेशान भारत का पड़ोसी देश गृह मंत्री ने दी सेना तैनात करने की बहुत बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस से आजाद हुए 65 बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश को नंबर 1 देश बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर चीन को इस बार लगने वाली है ताइवान से भी ज्यादा मिर्ची। भारत कर रहा है बड़ी तैयारी। जी हां, भारत और अमेरिका की सेना इस साल अक्टूबर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं दोस्तों। इस अभ्यास की खबर मात्र से ही चीन लाल पीला हो रखा है। उत्तराखंड के औली में होने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करेंगी। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते पिछले 2 साल से खराब चल रहे हैं, तो उधर ताइवान से उलझे चीन के इस अभ्यास से मिर्ची लगनी शुरू हो गई है दोस्तों। चीन इसका विरोध भी कर रहा है। बता दे 10,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाला ये युद्धाभ्यास, जिसका इलाका LAC से महज 95 किलोमीटर दूर है दोस्तों। ताइवान के साथ तनातनी में उलझा चीन इस खबर के बाद से भड़का हुआ है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि हिंद प्रशांत इलाके में दोनों देशों की एक समान नीति है, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वार्षिक संयुक्त युद्धाभ्यास का ये 18वां सत्र है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के वार्षिक युद्धाभ्यास के जरिए हम अपनी क्षमता को आंकते और बढ़ाते हैं, ताकि क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटा जा सके। गलवान घटना के बाद भारत और चीन के बीच तनातनी अभी तक जारी है। LAC पर दोनों देशों की सेनाएं बड़ी संख्या में तैनात है दोस्तों। भारत चीन की चालाकियों को देखते हुए अब उसे कोई मौका नहीं देना चाहता है। लद्दाख में भारत ने बढ़ा रखी है दोस्तों शक्ति। दरअसल चीन ने नापाक इरादों के कारण भारत बिल्कुल सतर्क है दोस्तों। भारत का साफ कहना है कि 2020 में चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी। चीन अक्टूबर में होने वाले इस अभ्यास को लेकर अभी से भड़का हुआ है, लेकिन भारत ने पड़ोसी देश को 2 टूक कह दिया है कि ये एक वार्षिक अभ्यास है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन के इस भड़कने को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होगी, और क्या आपको भी यही नहीं लगता है दोस्तों कि चीन फिर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है इस युद्धाभ्यास को लेकर? आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने तक लाइक नहीं किया है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ रोहिंग्या से परेशान भारत का पड़ोसी देश गृह मंत्री ने दी सेना तैनात करने की बहुत बड़ी चेतावनी। जी हाँ, बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या बढ़ती जा रही है दोस्तों। बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजने की कोशिश भी कर रहा है, और इसी बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री बोले तो होम मिनिस्टर असदुज्जमा खान कमाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में सेना के जवानों को तैनात किया जाएगा, जिससे क्राइम बढ़ने से रोका जा सके और नशीली पदार्थों यानी ड्रग्स की स्मगलिंग ना बढ़े। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के अधिकारियों के मुताबिक कॉक्स बाजार के इलाके में पिछले 5 साल में हत्या, लूट, रेप, ड्रग स्मगलिंग और कई अन्य तरह की आपराधिक गतिविधियों में लगभग 7 गुना की वृद्धि हुई। आपको बता दें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इस बात का जिक्र कर चुकी है दोस्तों। उन्होंने अपने भाषण में कई बार पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ रोहिंग्या शरणार्थी आपराधिक गतिविधियों को लीड कर रहे हैं और वे कैंप कट्टरपंथी संगठनों के लिए गढ़ बन रहे हैं। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां ताइवान की खाड़ी से गुजरे अमेरिकी जंगी जहाज, चीन अलर्ट मोड पर। जी हां, चीन ताइवान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच ताइवान की खाड़ के पास 2 अमेरिकी जंगी जहाज पहुंच गए दोस्तों। इनके पहुंचने से चीन अलर्ट मोड में आ गया है दोस्तों। मामला रविवार यानी 28 अगस्त 2022 का है। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई अमेरिकी जंगी जहाज ताइवान के इतने करीब पहुंचा है दोस्तों। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि ये एक ऑपरेशन का हिस्सा था। ऐसे ऑपरेशन 8 से 12 घंटे के लिए होते हैं। उधर अमेरिका की इस हरकत से चीन की हालत पस्त हो गई है। वो दोनों जंगी जहाजों पर बारीकी से नजर गड़ा रखा है दोस्तों। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसका गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स, चांसलर विले और एंटी टैम इस समय ताइवान की खाड़ी के पास अंतरराष्ट्रीय जलीय इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, इसमें कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका के एलाइड देश जैसे ब्रिटेन और कनाडा के जंगी जहाज भी ताइवान की
खाड़ी के पास से गुजर चुके हैं या ऑपरेशन कर चुके हैं। दोस्तों ऐसे में अमेरिका ने फिर एक बार चीन को चौंका दिया है दोस्तों, और बता दिया है कि अगर हम अपने ऊपर उतर गए तो तुम कुछ भी नहीं हो हमारे सामने। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना की हालत पस्त करने पर अमेरिका को आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? राय सुझाव अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रशिया में पुतिन कर रहे हैं पैसों की बारिश। यूक्रेन को जीतने के लिए निकाला ये अलग तरीका। जी हाँ, रशिया ने हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी यूक्रेन से अपने पैर पीछे नहीं खींचेगा। जी हाँ, यूक्रेन को शिकस्त देने के लिए रूस सभी तरह के हथकंडे अपना रहा है दोस्तों। इसी कड़ी में अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा कानून लेकर आए हैं जिसके तहत यूक्रेन से रशिया में आने वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। शनिवार को पुतिन ने इस सरकारी डिक्री पर साइन करते हुए संबंधित विभाग को यूक्रेन छोड़कर आने वाले लोगों की मदद करने का आदेश भी दिया। अधिकारियों से कहा गया है कि इस नियम को जल्द और अच्छे से फॉलो कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के तहत पेंशन भोगियों, गर्भवती महिलाओं और विकलांगों सहित यूक्रेन के क्षेत्र से रूस आने वाले लोगों के लिए वित्तीय मदद की पहल की गई है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इराक में श्रीलंका जैसी अराजकता, शिया धर्म गुरु के ऐलान के बाद भड़के समर्थक जिसमें 20 की मौत। जी हां, श्रीलंका के बाद अब इराक में अराजकता के हालात बन गए हैं दोस्तों। देश में करीब 10 महीने से सरकार नाम की चीज नहीं है और शक्तिशाली शिया धर्म मुक्तदा अल सदर ने भी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इससे उनके समर्थक भड़क उठे, वो राष्ट्रपति के महल में घुस गए। उनके और ईरान समर्थक इराकियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। गोलीबारी में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। इराक की राजधानी बगदाद में अराजकता का माहौल है। उग्र भीड़ ने श्रीलंका के घटनाक्रम की तरह ही इराक के राष्ट्रपति भवन और सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया। उन्हें खदेड़ने में सुरक्षा बल भी विफल रहे। भीड़ में शामिल अराजक तत्व राष्ट्रपति के महल में बने स्विमिंग पूल में धमाल मचाने लगे। ये लोग मुक्तदा अल सदर के समर्थक बताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले, जहां पर डूबते को तिनके का सहारा। जी हाँ, IMF से फंड मिलते ही मजबूत हुआ पाकिस्तानी रुपया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऊपर से यहाँ आई बाढ़ ने पड़ोसी मुल्क की परेशानी को और बढ़ा दिया है। यहाँ महंगाई का आलम यह है कि पाकिस्तान के सबसे संपन्न प्रांत पंजाब में बीते रविवार को टमाटर के दाम 500 रुपए प्रति किलोग्राम और प्याज के दाम 400 रुपए में पहुंच गए थे दोस्तों। इसी बीच नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर करीब 9300 करोड़ से अधिक की मंजूरी दे दी है दोस्तों। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। ऐसे में गिरती मुद्रा, खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ती महंगाई के बीच IMF की इस मदद से पाकिस्तान के हालात कितने सुधरेंगे दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि अब कितना है पाकिस्तान पर कर्ज। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन और अन्य देशों से मिला कर्ज उसकी कुल GDP का 70% तक पहुंच चुका है दोस्तों। ये जानकारी खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP के कार्यकारी गवर्नर मुर्तजा सैयद ने जुलाई में दी थी। पाकिस्तान के ऊपर इस समय कुल 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। इसमें से 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पिछले 3 साल के दौरान लिया गया है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है ऐसे में पाकिस्तान की आज वही हालात है दोस्तों। चाहे IMF ने कितनी बड़ी भी मदद पाकिस्तान की क्यों ना कर दी हो, पाकिस्तान के लिए कहावत बिल्कुल सही बैठती है दोस्तों कि पाकिस्तान के हाथ में अगर सोने का लोटा दे दिया जाए दोस्तों तब भी वो भीख ही मांगेगा। और वही स्थिति आज पाकिस्तान की होती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, IMF से मिले इस फंड को क्या प्रोडक्टिव वे में पाकिस्तान इस्तेमाल कर पाएगा दोस्तों, या फिर IMF की ये मदद भी दोस्तों फिर एक बार कर्ज की तरह पाकिस्तान पर चढ़ती चली जाएगी? आपकी क्या राय होगी बताइएगा। जरूर देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर गुलाम नबी के समर्थन में कांग्रेस से आजाद हुए 65 नेता, डिप्टी CM भी हुए शामिल। जम्मू और श्रीनगर में होगी बड़ी रैली। जी हां, कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद लगातार पार्टी को झटके पे झटका दे रहे हैं। उनके समर्थन में कई नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बाद मंगलवार को एक बार फिर से 65 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। इन नेताओं में पूर्व डिप्टी CM तारा चंद भी शामिल है। इन सभी नेताओं ने सोनिया गांधी को साझा इस्तीफा लिखा है। तारा चंद के अलावा इस्तीफा देने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वाणी, मनोहर लाल शर्मा, गारू राम और बलवान सिंह शामिल है दोस्तों। इन सभी नेताओं ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा देते हुए कहा है कि हम गुलाम नबी आजाद साहब के साथ हैं। मीडिया से बात करते हुए बलवान सिंह ने कहा कि हमने इस्तीफे का संयुक्त लेटर सोनिया गांधी जी को भेज दिया है। आजाद साहब के समर्थन में ये फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों। उन्होंने कहा कि हमने सोनिया गांधी को लिखे इस्तीफे में बताया है कि कैसे पार्टी को लीडरशिप का संकट झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाई कमान जिस तरह से काम कर रहा है उससे पार्टी तबाह हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों। ऐसे में ये इस्तीफे अब साफ दिखा रहा है दोस्तों कि कांग्रेस का अब अंत आ चुका है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय होगी? कांग्रेस पार्टी को लेकर जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।